सर्वप्रथम माँ शारदे को वंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे वाणी बख्शी। वंदन मेरे माता पिता को जो मुझे इस दुनिया में लेकर के आए, और वंदन मेरे गुरुदेव को जिन्होंने मुझे ज्ञान बख्शा, जिस कारण मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ। और परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अपना जो एम लेकर के चल रहे हैं, ईश्वर आपको उसमें सफल करे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना रहेगी। विद्यार्थियों, अपन आज एक किताब के बारे में बात करेंगे, जिस किताब का नाम है भारत का संविधान। ये किताब कोई आम किताब नहीं है, ये प्रतीक है हमारे मुल्क का। और इस किताब को बनाने में हमारे पुरखों ने लगभग 3 वर्ष का समय लगाया था। हम इस भारत के संविधान के बारे में बात करने से पहले अपन थोड़ा सा इस विषय के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ये विषय होता क्या है। ये जो संविधान है, ये संविधान राजनीति शास्त्र एक विषय का पार्ट है। बच्चों, राजनीति विज्ञान अपने आप में एक छोटा सा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। जब अनेक राजनीतिक विचारकों ने अपना संपूर्ण जीवन इस विषय की खोज करने पे लगा दिया, तो अपन ये समझ सकते हैं कि ये विषय कितना बड़ा विषय होगा। अपन भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इस राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में बात करें तो इसे अपन चाहे राजनीति विज्ञान कह दें, इसे पॉलिटिकल साइंस कह दें, इसे राज व्यवस्था कह दें, या इसे भारत का संविधान कह दें। बच्चों, मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले अपने को उस विषय के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें अपन यूपीएससी की बात करें या किसी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें या किसी अन्य विभाग की जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे शिक्षक भर्ती की बात करें, पुलिस की बात करें, पटवारी की बात करें, एसएससी की बात करें या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, तो उसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पेपर आपका आता है वो पेपर एक कॉन्सेप्ट का आता है। जब तक आप उस विषय की कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, तब तक अपन उस विषय के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक ज़माना था जब अपन ट्रेडिशनल पढ़ करके अपना पेपर फाइट कर लिया करते थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी पद के लिए जो वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट्स निकलेंगी, उसमें उस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो पेपर बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो कमेटी होती है,
वो एक कंसेप्ट पे चलता है, और जब तक अपने को किसी विषय का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक अपन कोई क्वेश्चन सोल्व करने में सक्षम नहीं होंगे। बच्चों, अपन उसी कड़ी में बात करते हैं। इस संविधान को पढ़ने से पहले अपन इस विषय के बारे में जानते हैं कि यह विषय क्या होता है, यह विषय अस्तित्व में कैसे आता है। तो बच्चों, मैंने कहा कि अपन इसे राजनीति विज्ञान कह दें, इसे पॉलिटिकल साइंस कह दें, इसे राज व्यवस्था कह दें, या इसे संविधान कह दें, बात एक ही है। तो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो राजनीति विज्ञान विषय है, सबसे पहले अपन बात करें कि ये जो राजनीति विज्ञान विषय है ये कौन सा विषय है। सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि ये राजनीति विज्ञान विषय कौन सा है। तो बच्चों, ये राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान का विषय माना जाता है। राजनीति विज्ञान विषय एक सामाजिक विज्ञान का विषय माना जाता है। उसके बाद में अपन बात करें, अगला ही प्रश्न उठता है कि इस सामाजिक विज्ञान के विषय में अध्ययन किसका किया जाता है। तो बच्चों, इसमें अध्ययन किया जाता है राज्य का या फिर नगर का, राज्य का या फिर नगर का। उसके बाद में अपन बात करें कि विश्व के इतिहास में इस राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो बच्चों, इस राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। इस राजनीति विज्ञान विषय का जनक अरस्तु को माना जाता है। इसको अरिस्टोटल भी अपन कह सकते हैं। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था, यूनानी दार्शनिक था। बच्चों, आगे अपन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं और अपन बात करें कि इस अरस्तु का जो गुरु था वो गुरु कौन था। तो बच्चों, अरस्तु का गुरु था प्लेटो। अरस्तु का गुरु था प्लेटो। और इस प्लेटो के भी गुरु की अपन बात करें तो प्लेटो का गुरु था सुकरात। और मैंने कहा कि अरस्तु का गुरु प्लेटो था, और प्लेटो के गुरु की भी बात करें तो प्लेटो का गुरु था सुकरात। इस सुकरात को विश्व का सबसे प्रथम बौद्धिक व्यक्ति माना जाता है। इस अरस्तु को जब विश्व का प्रथम बौद्धिक व्यक्ति माना जाता है, इस अरस्तु को कोई कहता है कि तुम दुनिया के सबसे बौद्धिक व्यक्ति हो, तुम कितना जानते हो, इसका मतलब कि तुम कितना जानते हो। तब ये सुकरात एक बात कहता है कि मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, कि मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अर्थात सुकरात अब भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता है, वो अभी भी अपने आप को इस राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी ही मानता है। अर्थात वो अब भी कुछ सीखने की लालसा रखता है, वो अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता है। उसके बाद में अपन बात करें कि इस अरस्तु के आगे की थोड़ी बात करें अपन तो अरस्तु का एक महान शिष्य भी इस दुनिया में हुआ है। अरस्तु का एक महान शिष्य भी इस दुनिया में हुआ है, जिसका नाम है सिकंदर। जिसका नाम है सिकंदर। जी हाँ, ये सिकंदर वही सिकंदर है जिसने मात्र 33 वर्ष की आयु में, लगभग 33 वर्ष की आयु में पूरे या लगभग विश्व पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और ये सिकंदर वही सिकंदर है जो लगभग 19 माह तक भारत के अंदर भी रहा था। मैंने कहा कि अरस्तु का एक महान शिष्य भी इस दुनिया में हुआ है जिसका नाम है सिकंदर। यह सिकंदर वही सिकंदर है जिसने लगभग 33 वर्ष की आयु में लगभग विश्व के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और यह सिकंदर वही सिकंदर है जो लगभग
19 माह तक भारत के अंदर भी रहा था। बच्चों थोड़ा सा इसको सिकंदर को अपन देखें तो बहुत अच्छा संदेश मिलता है इस सिकंदर से। यह सिकंदर महान वही सिकंदर महान है जिसकी मृत्यु होने के बाद इसकी मां कब्रिस्तान में जाती है और कब्रिस्तान में जाकर के कब्रिस्तान के मौलाना को कहती है, कह रहे मौलाना मुझे सिकंदर की कब्र के पास लेकर के चल। तब वो मौलाना कहता है कि माई यहां बहुत सिकंदर आए हैं, तू किस सिकंदर की बात कर रही है। तब वो सिकंदर की मां बड़े फक्र के साथ बड़े घमंड के साथ में कहती है कि अरे मौलाना मैं उस सिकंदर की बात कर रही हूं जो 1.25 लाख रुपए की अंगूठी पहना करता था। उस जमाने में 1.25 लाख रुपए की अंगूठी पहना करता था। तब वो मौलाना मुस्कुराता है और मुस्कुरा के उस माई को कहता है कि माई यहां ऐसे सिकंदर भी आए हैं जो 1.25 लाख रुपए अंगूठी की केवल बनवाई के दे दिया करते थे। तब सिकंदर महान की मां को यह आभास होता है कि इस दुनिया में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं इस दुनिया में जन्म लेती है। तो बच्चों इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस परमात्मा के परम पिता परमात्मा के सामने हम सभी समान हैं, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। बच्चों थोड़ा सा इसको आगे अपन और लेके चलें तो अपन बात करते हैं कि इस राजनीति विज्ञान की बात करें तो आगे अपन बात करें कि इस अरस्तु ने अपने जीवन काल में लगभग 150 किताबें अर्थात लगभग 150 किताबें लिखी थी और इसकी सबसे जो प्रसिद्ध किताब थी जिसको इसे इस दुनिया के अंदर पहचाना जाने लगा, इसकी प्रसिद्ध किताब थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। अरस्तु ने अपने जीवन काल में लगभग 150 किताबें लिखी थी और इसकी प्रसिद्ध किताब थी पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स की बात करें बच्चों तो ये जो पॉलिटिक्स शब्द है ये शब्द बना है पोलिश शब्द से, और इस पोलिश शब्द की बात करें तो इस पोलिश शब्द का अर्थ होता है राज्य या फिर नगर, राज्य या फिर नगर। अब बच्चों अपन बात करें कि इस नगर की या इस राज्य के बारे में सबसे पहले अपनी परिभाषा किसने दी या राज्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो बच्चों जर्मनी का एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था गार्नर। जर्मनी का एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था गार्नर। इस गार्नर ने इस राज्य के बारे में सबसे पहले परिभाषित किया था और यह गार्नर कहता है कि किसी भी सभ्यता की शुरुआत या किसी भी सभ्यता का जो अंत होता है वो अंत राज्य से होता है। अर्थात यह राज्य को किसी भी सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता है। वो कहता है कि किसी भी सभ्यता की शुरुआत या किसी भी सभ्यता का अंत राज्य से ही होता है। बच्चों आगे इसकी बात करें तो प्रश्न उठता है कि ये राज्य कहते किसको हैं या ये राज्य बनता कैसे है। तो बच्चों राज्य बनाने के लिए 4 अंगों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करें तो राज्य बनाने के लिए पहला जो अंग है या पहला जो घटक है जिसको अपन जनसंख्या कहते हैं। अर्थात राज्य बनाने के लिए जनसंख्या, एक निश्चित जनसंख्या होना आवश्यक है क्योंकि जनसंख्या नहीं होगी तो फिर राज्य क्या इकाई का होगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जनसंख्या होनी चाहिए। अब बच्चों जनसंख्या होगी तो स्वाभाविक सी बात है इस जनसंख्या के लिए या जनसंख्या के रहने के लिए जमीन भी होनी चाहिए, अर्थात राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग भी होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें कि जब ये जनसंख्या होगी
इस जनसंख्या को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता भी होती है। क्योंकि अपन देखते हैं कि गाय भैंस भेड़ बकरियां इनका जो झुंड होता है, इस झुंड के साथ में यदि कोई ग्वाला नहीं हो तो ये गायें किसी भी खेत में जाकर के उसका नुकसान कर सकती है। वैसे ही किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार की, एक लीडर की आवश्यकता होती है। तो राज्य के लिए तीसरा अंग की एक सरकार भी होनी चाहिए। बच्चों, ये सरकार इस राज्य को कैसे चला सकती है, इस जनसंख्या को कैसे संचालित कर सकती है, जब इस सरकार के हाथ में संप्रभुता होगी। संप्रभुता कह दो, सत्ता कह दो, शक्ति कह दो, पावर कह दो, बात एक ही है। क्योंकि आज मैं हूं, अगर मेरे पास में सत्ता नहीं होगी, मेरे पास में पावर नहीं होगी, मेरे पास में शक्ति नहीं होगी, तो मैं किसी पे भी या किसी को भी अपना अनुयायी नहीं बना सकता या अपनी सत्ता उन पे नहीं सौंप सकता। तो ये चार अंग जो है, इन चारों अंगों से मिलकर के क्या बनता है, राज्य बनता है। मैंने कहा कि राज्य बनाने के लिए चार अंगों की आवश्यकता होती है, जिनमें पहला अंग है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। इन चारों को मिलाकर के किसका निर्माण होता है, तो बच्चों राज्य का निर्माण होता है। अब अपन बात करें कि इस राज्य की शासन व्यवस्था को और जनता को सुचारू रूप से संचालित करने वाले संपूर्ण नियमों व कानूनों का जो संकलन होता है, वो संकलन ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। मैंने कहा कि किसी भी राज्य की या किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाले संपूर्ण नियमों व कानूनों का संकलन ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अब बच्चों, इस संविधान के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करते हैं। इस संविधान की बात करें तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान और दूसरा होता है लिखित संविधान। इस अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान किसका माना जाता है, तो ब्रिटेन का माना जाता है। अब अपन बात करें कि ये जो लिखित संविधान है, ये लिखित संविधान किसको कहते हैं या लिखित संविधान कौन सा कहलाता है, तो बच्चों वो संविधान लिखित संविधान कहलाता है जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। वह संविधान जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है वह लिखित संविधान कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करें तो विश्व के अंदर सबसे पहला लिखित जो संविधान है वो लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान भी माना जाता है। अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू होता है। अमेरिका की क्रांति होती है 1776 में और अमेरिका का संविधान क्रांति के परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में लागू होता है। उसके बाद में बात करें कि विश्व में सबसे छोटा संविधान भी सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का माना जाता है। अब बच्चों अपन बात करें कि अमेरिका का संविधान किस आधार पे सबसे छोटा माना जाता है, तो बच्चों अनुच्छेदों के आधार पे अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान माना जाता है और अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 7।
अब यहीं पे थोड़ा सा हटके मैं आपसे बात करता हूं कि शब्दों के आधार की बात करें कि शब्दों के आधार पर विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका माना जाता है? तो बच्चों, शब्दों के आधार पे विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का माना जाता है। अपन सभी पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का माना जाता है। नो डाउट, यह बिल्कुल सही है, लेकिन किस आधार पे सबसे छोटा है? अनुच्छेदों के आधार पे। अपन बात करें कि शब्दों के आधार पे विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो मोनाको देश का माना जाता है। उसके बाद में बात करें कि अब यह विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात है। अब अपन भारतीय हैं और भारत की बात करें तो भारत कौन से महाद्वीप में आता है? तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया के अंदर प्रथम लिखित संविधान किस देश का माना जाता है? तो बच्चों, एशिया में प्रथम लिखित संविधान जापान का माना जाता है। किसका माना जाता है? जापान का माना जाता है। उसके बाद में अपन बात करें कि विश्व में सबसे नया संविधान किसका माना जाता है? तो बच्चों, विश्व के अंदर सबसे नया संविधान नेपाल का माना जाता है। नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू होता है। देखो बच्चों, इस नेपाल के संविधान की बात करें तो नेपाल के अंदर 20 सितंबर 2015 से पूर्व राजतंत्र था, अर्थात राजा का शासन था, राजतंत्र था, राजा के अनुसार शासन व्यवस्था चलती थी। तो नेपाल के लोगों ने यह महसूस किया कि जब पूरा विश्व डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है, लोकतंत्र की तरफ जा रहा है, जनता के शासन की तरफ जा रहा है, तो क्यों ना हमें भी जनता का शासन नेपाल में लाना चाहिए। तो नेपाल के लोगों के द्वारा, नेपाल की जनता के द्वारा लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता का आंदोलन सफल होता है, और जनता के आंदोलन की सफलता के परिणाम स्वरूप ही नेपाल से राजतंत्र की जड़ें उखड़ती है और लोकतंत्र का पौधा लगता है। यहां पे जनता का शासन आता है। अब अपने लिए, हम भारतीयों के लिए बड़े ही फक्र की और बड़े ही सम्मान की बात है कि इस नेपाल का जो संविधान है, इस नेपाल के संविधान को लिखने का जो काम किया गया, अर्थात नेपाल का जो संविधान लिखा गया, वो भारतीय मूल की एक बेटी है, भारतीय मूल की एक महिला है, जिसका नाम है कर्षणा पेरियार। गर्व से हम भारतीयों का सीना भी चौड़ा हो जाता है जब यह महसूस करते हैं कि भारतीय इस काबिल हैं, और भारत की यह वीर धरा जहां विश्व को संदेश देने वाले लोग यहां जन्म लेते हैं, उन्हीं लोगों में से एक भारतीय मूल की बेटी है जिसका नाम है कर्षणा पेरियार। इस कर्षणा पेरियार ने ही इस नेपाल के संविधान को लिखा था। बच्चों, अब यहां पे थोड़ा सा अपन एक बात और करते हैं कि जब यह नेपाल का संविधान बना, इस दौरान एक आंदोलन यहां पे होता है जिसका नाम है मधेसी आंदोलन। मधेसी आंदोलन इस नेपाल के संविधान निर्माण के समय एक आंदोलन होता है जिसका नाम है मधेसी आंदोलन। तो सबसे पहले तो
इस मधेसी की बात करते हैं कि मधेसी क्या है। तो नेपाल में भारत से सटी हुई जो सीमा है, उस सीमा में निवास करने वाले लोग जिनका रोटी बेटी का संबंध भारत से है, वापिस बात करते हैं कि नेपाल में भारत से सटी हुई सीमा में निवास करने वाले वे लोग जिनका रोटी बेटी का संबंध भारत से है, उन लोगों का समूह मधेसी कहलाता है। और इन मधेसियों की लगभग 40% जनसंख्या नेपाल में है। तो जब इस नेपाल का संविधान बनाया गया तो इन मधेसियों के हितों की उसमें प्रावधान नहीं किया गया, जिस कारण से इन मधेसियों ने आंदोलन किया और आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के संविधान में संशोधन करना पड़ा और संशोधन करके इन मधेसियों के हितों को उसमें शामिल किया गया। ये बीच में थोड़ी बात आई, इसलिए मैंने आपको, क्योंकि यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस की कोई आप एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चंस रिटर्न पेपर होता है जिसमें 15, 50, 100 शब्दों के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें वो कई बार जैसे क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको ये यूपीएससी में या फिर किसी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आपसे पूछा जा सके, तो वो सीधा ही देता है मधेसी आंदोलन। तो अगर इसके बारे में अपन थोड़ा जानते हैं तो अपन इसके बारे में 15, 50 या 100 शब्दों में लिख सकते हैं।